वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशली आप लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें हमने इंट्रोगेटिव Interrogative सेंटेंस के sentence, एक्टिव से passive, पैसिव वॉइस bene, कैसे बनाए जाते हैं, इस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, एक्टिव वॉइस के जो रूल्स हम पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। रूल्स सारे वही हैं, केवल थोड़ा स्ट्रक्चर में चेंजेज होते हैं। बाकी हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और जो भी रूल हैं, प्रीपोजिशन बाय, वो सारे रूल वही हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आएगा और इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सेंटेंस नंबर 1, पैसिव वॉइस बनाना है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानेंगे हम। देखिए, पैसिव बनाते समय सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत होती है, टेंस को पहचानना होता ज़रूरी कि टेंस कौन सा है। वो टेंस को पहचान लिया, फिर हम टाइप ऑफ सेंटेंस पहचानते हैं कि टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या इम्परेटिव है। ये अगर हमने पहचान लिया, फिर एक्टिव से पैसिव बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इन सबके रूल्स में थोड़ा डिफरेंसेस होते हैं, अलग अलग रूल्स होते हैं। इम्परेटिव के रूल अलग होते हैं, एक्टिव और अफर्मेटिव निगेटिव के अलग होते हैं, इंट्रोगेटिव के अलग रूल होते हैं। और कुछ सेंटेंसेज पैसिव वॉइस उनकी बनती है जो जैसे कि प्लीज़ है, काइंडली वाले हैं, उनके नियम अलग होते हैं। कुछ सेंटेंसेज ऐसे होते हैं लेट से स्टार्ट होते हैं, मतलब एक्टिव वॉइस ही लेट से स्टार्ट होता है, पैसिव में तो आता ही आता है लेट, एक्टिव वॉइस लेट से स्टार्ट होता है, तो उनके रूल्स कुछ अलग होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम इसमें बताने जा रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के प्रश्नवाचक वाक्य के एक्टिव से पैसिव कैसे बनते हैं। तो देखिए, इसकी पहचान ये होती है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ये देखिए, कोई भी जान सकता है, समझ सकता है इस चीज़ से, उसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन मार्क ऐसा लगा होता है, ये इस टाइप का क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क लगा होगा अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, इंट्रोगेटिव में ये देखिए हेल्पिंग वर्ब हैं, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ पॉइंटर से। डू है, डिड है, आर है, विल है, या क्वेश्चन वर्ड आ गया यहाँ पर, इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया हु या होम या हुज आ गया या व्हाट आ गया। इस टाइप के वर्ड जो हैं आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। या तो हेल्पिंग वर्ब होगी, डू, डज, डिड, विल, शैल, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। ये सबसे पहले आते हैं वाक्य में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। दूसरी पहचान मैंने आपको बताई है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, क्वेश्चन मार्क लगा होता है उसमें, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब आगे बात करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब बनेगा कैसे। हमने पहचान लिया कि हाँ ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो पैसिव कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम बताते हैं, देखिएगा, डू यू नो हर। ये हर क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, लिख दिया मैंने एक्टिव वॉइस। अब यहाँ पर डू आ गया है, तो ध्यान रखिएगा, डू जिसमें आ जाए, डू या डज जिसमें आता है, उसमें हम पैसिव वॉइस में इज एम आर लगाते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब देखो इज आ गई है। इज एम आर क्यों लगाते हैं, क्योंकि डू जो होता है, डू डज आता है किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज आता है एक्टिव वॉइस में। तो उसकी अगर पैसिव बनाएंगे तो उसमें इज एम आर का प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट का जो नंबर क्या है, एक वचन है बहुवचन है, उसी के अकॉर्डिंग इज एम आर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, हर का हमने सब्जेक्ट क्या बनाया, सी। तो सी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है, तो सी के साथ तो इज ही आएगा, आर आ नहीं सकता, एम नहीं आ सकता, आर इज आएगा। और इज क्यों आया, इज इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे डू आया है। डू जिसमें आता है तो वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें डू आता है।
तो ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस में हम इज एम आर लगाते हैं। तो इज सी नोन टू यू, नोन के बाद में पैसिव वॉइस में टू आता है, ध्यान रखिएगा। ये रूल होता है, एक वर्ड है नो, नो के बाद पैसिव वॉइस में बाय नहीं लगाते हैं, तो मतलब टू आता है। बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं इनका पैसिव बनाते हैं उनमें बाय नहीं लगता है। बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं, किसी में विद लगता है पैसिव वॉइस बनाते समय, किसी में इन लगता है, किसी में एट लगता है। कई ऐसे शब्द होते हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल सेंटेंस में आते हैं। वो अभी आपको हम बताने भी नहीं जा रहे और इस वीडियो में बता भी नहीं सकते, क्योंकि सब गड़बड़ हो जाएगा, फिर समझ में नहीं आएंगे। तो अगला वीडियो हम बनाएंगे, उसमें फिर हम बताएंगे कि उनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इज सी नोन टू यू, यू क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया, यहाँ सब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट था यहाँ पर, ये यहाँ हो गया ऑब्जेक्ट। टू यू मतलब यहाँ बाई यू लिखते हैं हम, तो बाई यू ना लिखा हमने, टू यू लिख दिया, क्योंकि नो के बाद में टू आता है। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, डिड यू राइट दिस लेटर, क्या आपने ये पत्र लिखा, डिड यू राइट दिस लेटर। तो डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। डिड में जो जहाँ डिड लिखा होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, सिंपल पास्ट जिसे कहते हैं। और दिस लेटर ऑब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है। तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, डिड लिखा है तो डिड वाले में वॉज वर आता है, ऐसे समझ लो। मतलब जो जिसको इंग्लिश का बेस ही क्लियर नहीं है, पूरी इंग्लिश की ग्रामर की नॉलेज नहीं है, हेल्पिंग वर्ब की भी नॉलेज नहीं है, मैं उम्मीद करता हूँ उसे भी समझ में आए ये वीडियो। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, डिड आया तो पास्ट इंडेफिनिट होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है, वॉज वर लगता है। आप दूसरा तरीका ऐसे समझ लो, आप जहाँ पर डिड आए तो समझ लो पास्ट इंडेफिनिट है वो, तो उस सेंटेंस की शुरुआत पैसिव की वॉज वर से होगी। तो यहाँ पर वॉज दिस लेटर, दिस लेटर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ हमने सब्जेक्ट बना दिया है। तो वॉज दिस लेटर, फिर थर्ड फॉर्म आ गई रिटेन बाय प्रीपोजिशन है, और यू, यू ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट था यू, तो हमने बाय के बाद में यहाँ ऑब्जेक्ट यू कर दिया। तो क्या ये पत्र, इसका मतलब क्या हुआ, क्या यह पत्र आपके द्वारा लिखा गया, बात वही है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, कर्ता स्वयं उस कार्य को करता है, लेकिन पैसिव वॉइस में वो कार्य का प्रेशर, कार्य का जो एम्फेसिस है, जोर है, वो कर्ता पे दिया जाता है, कर्ता पर जोर देकर वो कार्य कराया जाता है। मतलब डायरेक्ट वो कार्य कर्ता नहीं करता, उस पर उससे कराया जाता है जोर देकर। लेकिन एक्टिव वॉइस में क्या होता है, कर्ता जो है मेन होता है, कर्ता प्रधान होता है, वो स्वयं कार्य करता है। नंबर 3, आर दे मेकिंग अ नॉइज, आर दे। अब यहाँ पर आर का यूज हुआ है, तो आर का यूज का मतलब क्या होता है, आर से मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, मेकिंग आ गया ना, आईएनजी फॉर्म आई यहाँ पर, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लगता है बीइंग, ध्यान रखिए, इज तो आएगा ही आएगा, इज एम आर तो आता ही आता है, बीइंग लगता है। पहचानेंगे कैसे, जब किसी सेंटेंस की शुरुआत इज एम आर से हो तो समझ जाइए वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और उसका पैसिव बनाएंगे तुम कैसे बनाएंगे, इज एम आर से। तो नॉइज जो यहाँ एक वचन है, अनॉइज एक वचन है, जब एक वचन है तो इसके साथ हम इज लगाएंगे, तो इज अनॉइज, इसके बाद लगाते हैं बीइंग। इस टेंस में बीइंग भी लग जाता है, बीइंग के बिना बनेगा ही नहीं। इज अनॉइज बीइंग, फिर मेड थर्ड फॉर्म है बाय देम। देम कहाँ से आया, देम आया है, देखिए दे सब्जेक्ट है, ये यहाँ पर देम हो गया इसका ऑब्जेक्ट। मतलब होता क्या है, उल्टा हो जाता है, ये सब्जेक्ट जो होता है वो बन गया ऑब्जेक्ट, देम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट है ये नॉइज, ये सब्जेक्ट बन गया, यहाँ पहले आ गया। एक्टिव वॉइस में यही होता है, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, मतलब उनकी रिप्लेसमेंट हो जाता है, जगह चेंज हो जाती है, लोकेशन उनकी जो जगह है वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 4, विल सी पनिश अस। अस यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और सी यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अस का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, सॉरी अस यहाँ सब ऑब्जेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सब्जेक्ट इसका बनेगा वी, और वी के साथ विल आता नहीं है, सैल आता है, तो इसलिए हम सैल यहाँ पहले लिखेंगे। पहले क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है,
तो एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो रहेगा तो इंट्रोगेटिव ही। सपोज अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, अफर्मेटिव रहेगा। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय उसे हम इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर विल सी पनिश अस, तो शैल बी, फिर यहाँ पर ये बी आ गया, ये शैल भी लगता है इसमें, मतलब विल बी शैल बी का यूज होता है, लेकिन डायरेक्ट एक साथ नहीं करेंगे। पहले शैल लगे लिखेंगे, फिर बी सब्जेक्ट आ गया, और सब्जेक्ट के बाद में आता है बी, बी ई बी, फिर थर्ड फॉर्म आएगी पनिश्ड, फिर बाय और हर जो है इसका है सी का, सी यहाँ पर सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का हमने हर यहाँ यूज कर दिया है, ये ऑब्जेक्ट हो गया हर। सेंटेंस नंबर 5 है हु टॉट यू इंग्लिश। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। हु टॉट यू इंग्लिश, ये थोड़ा स्पेशल टाइप का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसकी स्टार्टिंग हु से हुई है। हु क्या है? एक प्रश्नवाचक शब्द है, इंट्रोगेटिव वर्ड है हु, और ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, यहाँ पर कर्ता का कार्य कर रहा है कि हु टॉट यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश किसने पढ़ाई। तो ध्यान रखिएगा, इस टाइप के सेंटेंस जो हैं जिनकी शुरुआत होती है हु वाले सेंटेंस बनते हैं बाय होम से। देखिएगा ये हु टॉट यू इंग्लिश, तो हमने सबसे पहले बनाया बाय होम। बाय होम के बाद में आ जाएगी वर्ब वॉज। वॉज क्यों आएगी? क्योंकि ये देख लीजिए टॉट है, सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट जो सेकंड फॉर्म होती है, जब सेकंड फॉर्म होती है तो यहाँ पर वॉज वर लगता है, तो यहाँ पर वॉज आ जाएगा, क्योंकि इंग्लिश एक बचन है इसलिए वॉज आएगा। तो बाय होम वॉज इंग्लिश टॉट, टॉट थर्ड फॉर्म है, टू यू। यू यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, देखो पहचान ये होती है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, उससे पहले प्रीपोजिशन आता है टू, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है। बनाने को ऐसे ही बना सकते हो, बाय होम इंग्लिश, बाय होम वॉज इंग्लिश टॉट टू यू। ऐसे ही बना सकते हो, बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश, बाय होम वर, फिर यहाँ लिख दो यू, फिर टॉट इंग्लिश, तो उसमें टू नहीं लगेगा फिर। लेकिन हमने यहाँ पर टू यूज करा, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, टू यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उससे पहले टू प्रीपोजिशन आई है। नेक्स्ट है होम डिड शी हेल्प, उसने किसकी मदद की। होम डिड शी हेल्प, यहाँ पर होम क्या है? ऑब्जेक्ट है, ये पे हु का ऑब्जेक्ट है होम, उसने किसकी मदद की। तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखिए डिड आया, यहाँ पर डिड आया मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या आएगा? हु वॉज आएगा। होम के लिए क्या लिखेंगे? हु, फिर वॉज, वॉज क्यों लिखेंगे? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जहाँ पर डिड लिखा होता है उसमें ध्यान रखिएगा वॉज वर आता है पैसिव वॉइस में। तो हु वॉज हेल्प्ड बाय हर जो है यहाँ पर आया सी की जगह पर, सी यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर इसका हर ऑब्जेक्ट हो गया। नंबर 7 हुज पेन डिड सी स्टील, उसने किसका पेन चुराया। तो इसका जो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें क्या करना है? हुज पेन तो एज यूजुअल रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, हुज पेन ऐसे ही रहेगा एज यूजुअल। फिर आएगी वर्ब, आएगी वॉज, पेन एक वचन है इसलिए यहाँ पर वॉज का यूज करेंगे। अब वॉज क्यों आएगा? वॉज इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर ये टेंस देखिए डिड लिखा है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस में वॉज वर आता है, तो यहाँ पर वॉज इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर पेन एक है। तो हुज पेन वॉज, फिर स्टोलन थर्ड फॉर्म आ गई, और बाय हर कहाँ से आया? हर आया ये सी का, ये सी यहाँ पर जो है सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और इसी का ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट है व्हाट मेड यू हैप्पी। अब ये व्हाट से बन गया सेंटेंस, एक आया व्हाट से, व्हाट मेड यू हैप्पी। तो ध्यान रखिएगा व्हाट वाले जो सेंटेंस होते हैं इनका पैसिव वॉइस बाय व्हाट से बनता है, बाय व्हाट यूज करते हैं, मतलब सेंटेंस की शुरुआत ही बाय व्हाट से होती है। जैसे देखिएगा व्हाट मेड यू हैप्पी, तो बाय व्हाट वर यू मेड हैप्पी। वर क्यों लिखा है? वर इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे यू है, यू के साथ में वर आता है। और दूसरी बात ये कि वर इसलिए आया है क्योंकि ये है यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देखिए मेड लिखा है, सेकंड फॉर्म है मेड, तो सेकंड फॉर्म जहाँ पर आती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो उसमें क्या होता है? वॉज और वर का यूज होता है। यहाँ पर वर का यूज इसलिए किया गया क्योंकि यू है, यू के साथ में वर आता है। तो बाय व्हाट वर यू मेड हैप्पी। अगला है देखिए आई स्लेप्ट इन द मॉर्निंग।
ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये जनरली हमें यहाँ पे लिख दिया है आपको बताने के लिए, क्योंकि एक्टिव से पैसिव केवल उन्हीं टेंसेज की बनती है जिनका सब्जेक्ट जो वर्ब होती है, उन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। मतलब कोई भी टेंस हो, अगर जिस सब्जेक्ट का की अगर जो वर्ब है उस वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पैसिव नहीं बनेगा। मतलब उसे कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट नहीं लाती है, तो ऑब्जेक्ट नहीं लाएगी तो उसका पैसिव भी नहीं बनेगा। जैसे देखिएगा, ये है आई स्लेप्ट इन द मॉर्निंग, मैं सुबह के समय सो गया। अब मैं सो गया, स्लेप्ट यहाँ पर वर्ब है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट तो इसका है ही नहीं स्लेप्ट का, ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई तो इसका पैसिव नहीं बनेगा, इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया यहाँ पर। दूसरा है बी प्रपोज टू होल्ड अ मीटिंग, ये थोड़ा स्पेशल टाइप का सेंटेंस है, इसका पैसिव बनाना है। ये भी मतलब इंट्रोगेटिव नहीं है, ये अफर्मेटिव ही सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो क्या करना है, इसमें ऑब्जेक्ट हम पहले सिलेक्ट करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पहचानने में कन्फ्यूजन हो सकती है कि ऑब्जेक्ट है क्या इसमें। तो इसमें ऑब्जेक्ट जो है टू होल्ड अ मीटिंग, ये ऑब्जेक्ट माना जाएगा। ये टू होल्ड क्या हुआ? इन्फिनिटिव। अब आप कहेंगे इन्फिनिटिव कैसे ऑब्जेक्ट होगा? इन्फिनिटिव भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी भी सेंटेंस में इन्फिनिटिव भी ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट भी होता है इन्फिनिटिव, ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटिव होता है। जब आप जिरंड वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा, या कभी पढ़ेंगे आप देखिएगा तो उसमें क्लियर सब लिखा होता है। तो इन्फिनिटिव भी ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर टू होल्ड अ मीटिंग, ये हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। यहाँ पर ये बाद वाला हिस्सा है, ये वाला ये हमने पहले ले लिया, टू होल्ड अ मीटिंग। हेल्पिंग वर्ब लगा दी इज, क्यों इज लगाई? क्योंकि ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसीलिए टू होल्ड अ मीटिंग इज। थर्ड फॉर्म लगा दी प्रपोज्ड बाय अस। अस कहाँ से आया? अस आया यहाँ से वी से, वी सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का हमने अस लगा दिया। मतलब प्रीपोजिशन बाय के बाद में अस लगा दिया, मतलब ये अस जो है प्रीपोजिशन बाय का ऑब्जेक्ट बन गया अस। तो इस प्रकार ये रहे मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के बारे में हमने अभी डिस्कस किया है, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। एक आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट करते हैं, अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका जो मेरा हर वीडियो जो है आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और मुझे भी मेहनत करते हैं, वीडियो बनाने में जो मेहनत लगती है उसके लिए मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकें आपके लिए, जिससे कि आपकी जो ज़रूरतें हैं, जो डाउट्स हैं इंग्लिश में, उनको हम क्लियर कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।